एक अनजान आदमी शिवाय की खिड़की पर पत्थर मारकर उन्हें धमकी भरे मैसेजेस देकर गया था। उसके बाद शिवाय काफी अलर्ट हो गया था। उसने अपने मामू रवि मेहता को भी घर पर बुला लिया ताकि वो कनक को वापस भेज सके। कनक ने अपने पापा की तरफ से माफी तो मांग ली थी, पर यह शिवाय के लिए काफी नहीं था। उसे पता चल गया था कि उन दोनों को सिर्फ उसके पैसों से मतलब है, उसके बिजनेस से मतलब है। शायद इसलिए उसके मामा ने कनक को इस घर में भेजा था ताकि वो उसके और आरोही के बीच में गलतफहमी पैदा करे और उन दोनों को दूर कर दे और बाद में कनक की उसके साथ शादी करा दे। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं था, पर पैसों की लालच में वो लोग कुछ भी कर सकते थे। रवि को भी समझ में आ गया था कि उन्होंने शायद काफी गलत तरीके से बोल दिया, तो उन्होंने भी अपने टोन को धीमे करते हुए कहा, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। क्या करूं, बुढ़ापा आ रहा है ना, तो जल्दी गुस्सा आने लगता है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था बेटा, ये तो सच ही है कि ये तुम्हारा बिजनेस है, तो मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। मैं तो बस कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं सुनना। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को लेकर इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं, वरना मुझे मजबूरन आधी रात को सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी, जो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही मुझे। शिवाय ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया था। कनक ने दोनों को शांत करते हुए कहा, आप दोनों प्लीज इस तरह से झगड़ा मत करिए। ऐसे लड़ाई करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शिवाय, मैं तुमसे माफी मांग रही हूं ना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने कहा ना कि मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। शिवाय चिल्लाते हुए बोला, वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर किसी ने भी फ्यूचर में मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की या उसे गलत चीजों में फंसाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे सामने लड़की है या फिर उसका बाप। कनक और रवि उसे मना रहे थे, पर तब तक शिवाय ने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए अंदर आए। शिवाय ने ऊंची आवाज में कहा, इन दोनों को इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। ये लोग मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। ओके सर। ये बोलकर सिक्योरिटी गार्ड कनक और रवि को घर से बाहर लेकर चले गए। शिवाय ने तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि आज एक ही दिन में काफी कुछ हो गया था। जैसे ही वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तो उसने देखा कि आरोही सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, शिवाय, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। शिवाय ने कहा, ऐसे कैसे जरूरी नहीं थी? वो लड़की तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसने सुबह जो किया सो किया, पर आज डाइनिंग टेबल पर भी वो तुम्हें बुरा बना रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी वाइफ की इंसल्ट करे। आरोही ने जब उसकी आंखों में अपने लिए इतनी चिंता देखी, तो उसके मन में कुछ खटकने लगा। उसके दिमाग में वही ख्याल आ रहा था कि कहीं सच में शिवाय को उससे प्यार तो नहीं होने लगा था। अगर प्यार नहीं होता तो फिर शिवाय उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा था? प्यार का ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वो दोनों वापस अपने कमरे में आए, तो आरोही ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। आप समझ नहीं रहे हैं, उन लोगों की नजरों में मैं बुरी बन चुकी हूँ। उन्हें लगा होगा कि ये सब कुछ मैंने आपसे करवाया है। शिवाय, आप मेरे लिए अपने रिलेशंस क्यों खराब कर रहे हैं? वैसे भी वो आपकी मॉम की साइड के रिलेटिव है। शिवाय ने सोफे पर लेटते हुए कहा, अगर बात तुम्हारे ऊपर आएगी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा उस सामने वाले से क्या रिश्ता है। मैं बस वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, और इस बात पर अब हमें सोना चाहिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इतना बोलकर उसने लाइटें बंद कर दी। आरोही के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसे भी चुपचाप सोना पड़ा। अगले दिन जब शिवाय ऑफिस के लिए निकल रहा था, तब आरोही पीछे से भागते हुए आई। शिवाय, रुकिए, 1 मिनट। शिवाय ने पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ आरोही? देखो, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। आरोही ने उसे उसका वॉलेट देते हुए कहा, हाँ तो मुझे कौन सा आपके साथ कोई गेम खेलना है? मैं तो आपको वॉलेट देने आई थी, ये आप ऊपर ही भूल गए थे। शिवाय ने हल्की सी स्माइल देकर वो वॉलेट ले लिया और कहा, वैसे आज रात का डिनर तुम बनाने वाली हो, और हाँ, इस बार कोई चीटिंग नहीं चलेगी। आरोही हैरान होते हुए बोली, क्या मैं? पर मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का कुछ खाना चाहता हूँ, और शादी से पहले ही तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अच्छे से डिनर पर लेकर जाओगी, तो ये मौका आज ही है। सी यू सून। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं आरोही, खाना ही तो बनाना है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं खाना बनाकर रहूंगी। शाम के करीब 5 बजे आरोही ने खाना बनाना शुरू किया।
आधे घंटे बाद किचन की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वहां पर सब्जियों से जंग खेली गई हो। पूरी किचन फैली हुई थी, हर जगह तेल और मसाले फैले हुए थे। जब राज घर पर आया और उसने अपने सामने ये सीन देखा तो उसकी तो हंसी ही नहीं रुकी। वो काफी देर तक जोर जोर से हंसता रहा। फिर कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो? क्या हाल बना रखा है आपने किचन का? और ये आपके चेहरे को क्या हुआ? उसे अभी भी हंसी आ रही थी। आरोही ने कहा, राज, हंसना बंद करो। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। देखो ना, मैं रेसिपी बुक से देखकर ये डिश बनाना चाहती हूँ, पर कैसे, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आरोही इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। राज ने उससे कहा, इससे साफ पता चल रहा है कि आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। और ये क्या, आपने इतनी बड़ी चम्मच मेजरमेंट के लिए क्यों लिया है? हे भगवान, कहीं आप भैया को मारना तो नहीं चाहती? भाभी, अगर आप इतना नमक डालेंगी ना तो भैया को बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। आरोही ने पूरे किचन में देखा और फिर खुद को देखा। दोनों की हालत काफी खराब थी। तभी उसने राज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, राज, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। राज को उसकी हालत पर तरस आ गया था और वो उसे मना कैसे करता। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ और फिर आपकी हेल्प करूंगा। वैसे शुक्र मनाइए कि मैंने बाहर रहकर खाना बनाना सीख लिया था, नहीं तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता। आरोही की तो जान में जान आ गई। फाइनली अब उसका डिनर रेडी हो जाएगा। करीब 1 घंटे में उन दोनों ने मिलकर ऑलमोस्ट खाना रेडी कर लिया था। वैसे उन्होंने खाने के लिए कुछ तो बना ही लिया था। राज वहां से जा ही रहा था कि तभी आरोही माइक्रोवेव के अंदर वाले बोल को देखते हुए बोली, वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि माइक्रोवेव के अंदर इतनी चमक होती है। क्या डिश लग रही है। राज ने जैसे ही सुना कि आरोही को माइक्रोवेव के अंदर चमक दिख रही है तो वो तुरंत पीछे मुड़ा। एक बार के लिए उसकी दिल की धड़कनें रुक गई थी। उसने गहरी सांसें लेते हुए पूछा, भाभी, इसका क्या मतलब है कि अंदर से चमक निकल रही है? कहीं आप चिंगारी की बात तो नहीं कर रही? आरोही ने वापस माइक्रोवेव के अंदर देखा तो पता चला कि हाँ, उसमें से तो चिंगारी ही निकल रही थी। उसने परेशान सा चेहरा बनाकर कहा, हाँ राज, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राज भी टेंशन में बोला, हो नो भाभी, कहीं आपने माइक्रोवेव के अंदर स्टील का बोल तो नहीं रख दिया? आपको किसी ने नहीं बताया कि माइक्रोवेव के अंदर स्टील का बोल नहीं रखते? इससे पहले कि राज अपनी लाइन कंप्लीट करता और माइक्रोवेव के अंदर से वो बोल बाहर निकालता, वहां पर ब्लास्ट हो गया। हाँ, पूरी किचन तो नहीं उड़ी थी, पर माइक्रोवेव के टुकड़े टुकड़े जरूर हो गए थे और आरोही का चेहरा काला भी हो गया था। शिवाय भी इसी वक्त ऑफिस से घर लौटा। जब वो घर में एंटर हुआ तो उसने ब्लास्ट की आवाज सुनी। वो तुरंत किचन की तरफ भागा। उसने देखा कि आरोही किचन में खड़ी है, जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी और उससे ज्यादा किचन की हालत खराब लग रही थी। साइड में राज भी था। शिवाय को आरोही को देखकर हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें किचन से दूर ही रहना चाहिए, तुम खाना बनाने के लिए नहीं बनी हो। आरोही, प्लीज आगे से कोशिश भी मत करना, वरना क्या पता अगली बार मेरा किचन भी ना बचे। आरोही को बहुत शर्म आ रही थी कि उससे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाया। उसने सारा सत्यानाश कर दिया था। वो धीमी आवाज में बोली, शिवाय, मैंने पूरी कोशिश की थी, पर इस किचन ने मेरा साथ ही नहीं दिया। मैं क्या करती? यहाँ पर सब कुछ इतना एडवांस है कि सॉरी आपकी किचन का ये हाल करने के लिए। वो तो शिवाय से नजरें भी नहीं मिला रही थी। शिवाय ने उसे देखते हुए बस इतना ही सोचा, कुछ भी कहो, पर ये बहुत क्यूट है, मैं इसके साथ कभी बोर ही नहीं हो सकता। वैसे इसने मेरे लिए कोशिश तो की। अब ये तो सच ही था, आरोही तो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। अब इसमें उस बेचारी की क्या गलती थी कि उसे नहीं पता था कि माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन नहीं रख सकते। वो तो खुद को शिवाय की डांट के लिए तैयार कर रही थी। उसे लगा था कि आज तो वो गई, पर तभी शिवाय ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, खुद को साफ कर लो, हम दोनों बाहर डिनर करने चलते हैं। क्या सच में? आरोही की आंखें चमक उठी। फिर उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, पर यह सब मुझे साफ करना है, सर्वेंट भी तो छुट्टी पर है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें अभी बुला लूंगा, वो लोग इसे साफ कर देंगे। तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी तुम इस किचन में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दे चुकी हो। उसने उसे जरा सा भी नहीं डांटा।
और वो दोनों बाहर डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गए। शिवाय पहले ही नीचे चला गया था। आरोही जब अपनी हील्स पहन रही थी तब उसके पास एक अननोन नंबर से वॉइस मैसेज आया। जैसे ही उसने उसे प्ले किया, सामने से आवाज आई, लगता है तुम दोनों की शादी का पहला तोहफा भेजने का वक्त आ गया है। डोंट वरी, वो तुम्हें आज रात को ही मिल जाएगा। आरोही ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसे तुरंत पहचान गई, क्योंकि इसी आदमी ने उस दिन उसे कॉल किया था। आरोही की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कोई अनजान उसे इस तरह से क्यों मैसेज भेज रहा था? क्यों आ रहे थे उसे बार बार ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस? क्या सच में आज रात उनके साथ कुछ होने वाला था? क्या ये बात आरोही शिवाय को बताएगी?